हेलो नर्सिंग स्टूडेंट। तो इससे पहले जो है हम लोगों ने दो यूनिट को खत्म कर चुका है, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। इसमें जो है हम लोग जाने थे कि साइकोलॉजी क्या होता है, और सेकेंड यूनिट में जाने थे कि किस तरीके से जो है हमारा बिहेवियर वर्क करता है, और उसमें किस किस तरीके से हमारे ऑर्गन का जो है योगदान होता है हमारे बिहेवियर को चेंज करने में। तो आज का जो यूनिट है, जिस चैप्टर को आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है कॉग्निटिव प्रोसेस। ओके, तो कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होता है, ये किस तरीके से वर्क करता है, और इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। इससे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जिसको हम लोग आज देखेंगे। और इसमें जो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल होगा इसका अटेंशन। अटेंशन के बारे में हम लोग ब्रीफली पढ़ेंगे कि अटेंशन क्या होता है, ये किस तरीके से जो है इन्फ्लुएंस होता है, ये कितने तरह के होते हैं, और किस तरीके से अटेंशन वर्क करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार चैप्टर है, और सबसे बड़ी बात है कि इस चैप्टर से बहुत ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम्स में। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझना है। और दूसरी बात यह है कि ये जो लेक्चर है ये थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि लंबा क्या होगा, इसको मैं अच्छा से समझाऊंगा, बट बहुत ही मजेदार तरीके से, इंटरेस्टिंग वे में मैं इसको लेके चलूंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ। बस इसको बैठ के देखना है, और जहां पे लिखना है वहां पे नोट करना है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से समझना है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहला टॉपिक को, और उस टॉपिक का नाम है कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस को समझना कि कॉग्निटिव प्रोसेस होता क्या है, फिर बाद में हम उसका एग्जांपल्स को देखेंगे। तो यहां पे जो फर्स्ट लाइन आ रहा है कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में, कि कॉग्निटिव प्रोसेस आर द मेंटल ऑपरेशन द ब्रेन परफॉर्म टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। हमारा दिमाग में जो इंफॉर्मेशन आता है, उस इंफॉर्मेशन को हमारा दिमाग किस तरीके से प्रोसेस करता है, किस किस तरीके से प्रोसेस करता है, उसी को बोलते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस। हमारा माइंड उस इंफॉर्मेशन को किस किस तरीके से प्रोसेस कर रहा है, किस किस तरीके से ऑपरेशन कर रहा है, वही कहलाता है कॉग्निटिव प्रोसेस। थ्रू दिस ऑपरेशन द ब्रेन इंटरेक्ट विद द इंफॉर्मेशन अराउंड इट, स्टोर इट एंड एनालाइज इट। क्या मतलब कि हमारे चारों तरफ में क्या चल रहा है, उस सारे इंफॉर्मेशन को जब हमारे माइंड में आता है, जब हमारे दिमाग में आते हैं, उसके बाद जो है उस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से स्टोर करना है, किस तरीके से एनालाइज करना है, किस तरीके से परसेप्शन बनाना है, वो सारा काम, वो सारा ऑपरेशन जो है कॉग्निटिव प्रोसेस कहलाता है। ओके, इन ऑर्डर टू मेक द रिलेवेंट डिसीजन। और उसके बाद जो है क्या डिसीजन लेना है, अपने सराउंडिंग को देख के हमारा माइंड जो है अलग अलग तरह के ऑपरेशन करने के बाद क्या डिसीजन लेगा, वही कहलाता है कॉग्निटिव प्रोसेस। कितना आसान है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, लैंग्वेज, रीजनिंग। तो ये सारे चीज जो होते हैं ये हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस के पार्ट्स होते हैं, कॉग्निटिव प्रोसेस के एग्जाम्पल्स होते हैं, और इन सभी को हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे परसेप्शन होता है, परसेप्शन का मतलब होता है इमेजिनेशन करना, ठीक है, अंदाजा लगाना क्या हो सकता है, अलग अलग तरह से लोग परसेप्शन करते हैं, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अटेंशन, जो कि आज का मेरा टॉपिक है। अटेंशन क्या होता है, किसी भी चीज को फोकस करना। ओके, मेमोरी, याद करने का तरीका, किस तरीके से याद करना है। लैंग्वेज, किसी से कम्युनिकेशन करना, ये भी जो है हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होगा रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का क्वेश्चनिंग करना, अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व करने का प्रयास करना, दैट्स रीजनिंग। फिर डिसीजन मेकिंग, हमें किस तरीके से डिसीजन को बनाना है। ये सारे चीज जो होते हैं ये कॉग्निटिव प्रोसेस होते हैं। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अटेंशन के बारे में। अटेंशन क्या होगा, आज हमारा जो लेक्चर है उसका मेन मुद्दा है, मेन टॉपिक है अटेंशन को जानना कि अटेंशन क्या होता है। तो अटेंशन का अगर हम लोग बात करते हैं तो इससे क्या समझ में आता है। अब जैसे क्लास चल रहा है, क्लास में टीचर्स आए, और टीचर्स आने के बाद बोले अटेंशन। तो अटेंशन का मतलब क्या हुआ, फोकस ऑन मी, ये इतना जो नॉइज कर रहे हो इस सारे को बंद करो और मेरे पे फोकस करो, इसी का मतलब हो ना अटेंशन। तो अटेंशन का मतलब होता है किसी एक पार्टिकुलर जगह पे फोकस करना, एक पार्टिकुलर टाइम पे। सिंपल सा मीनिंग है बस। तो इसका अगर हम लोग इंट्रो देखते हैं कि अटेंशन इज द फोकस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑन ए पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट और आइडिया एट ए पार्टिकुलर टाइम। यहां पे एक वर्ड आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, हमारे माइंड के तीन फेज होते हैं,
ठीक है, तो उसमें जो पहला फेज होता है वो होता है कॉन्शियसनेस। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, व्हाट इज माई थिंकिंग इन दिस प्रेजेंट टाइम, दैट्स आवर कॉन्शियसनेस। तो अपने कॉन्शियसनेस में मीन्स अभी के प्रेजेंट के टाइम में हम किसी ऑब्जेक्ट पे जो है अपना पूरी तरीके से फोकस करेंगे, पूरी तरीके से अटेंशन करेंगे, दैट इज अटेंशन। ओके, फिर यहां पे करा टू द एक्सक्लूजन ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट और आइडिया, मीन जो दूसरे आइडियाज हैं, तो दूसरे ऑब्जेक्ट में जहां हमारा दिमाग पहले से लग रहा था वहां से हटाना है और फिर जाके एक जगह पे फोकस करना है, किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, किसी पार्टिकुलर आइडियाज पे, दैट अटेंशन। ओके, तो यहां हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसका डेफिनेशन अटेंशन का। क्योंकि होता क्या है कि जब भी तुम एग्जाम देने जाओगे तो जितने भी क्वेश्चन का आंसर दोगे तुम अपने वर्ड्स में दोगे, अपने लैंग्वेज में दोगे, लेकिन जो है जो डेफिनेशन होता है उस डेफिनेशन को थोड़ा याद करना पड़ता है। तो कोशिश करो इस सेम डेफिनेशन को जो है वहां पे लिखो और उसके ऑथर्स के नाम भी जो है लिखो। ठीक है, तो यहां पहला डेफिनेशन जो कह रहा है कि अटेंशन इज डिफाइंड एज ए पर्पस which compels the individual to select some particular stimulus according to his interest and attitude out of the multiplicity of stimuli present in the environment। तो अटेंशन को किस तरीके से डिफाइंड किया, यह एक प्रोसेस है। क्या कर रहा है, ये एक प्रोसेस है विच कंपेल द इंडिविजुअल टू सेलेक्ट सम पार्टिकुलर स्टिमुलस। ये किसी इंडिविजुअल को जो है वो फोर्स करता है किसी चीज पे, किसी पार्टिकुलर थिंग्स पे जो है वो अटेंशन करने का, वो फोकस करने का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड, पर्सन का जो है वो इंटरेस्ट क्या चीज पे है, उसका एटीट्यूड क्या चीज पे है, उसी के हिसाब से जो है पर्सन किसी ऑब्जेक्ट को चुन के वहां पे फोकस करता है। आउट ऑफ द मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टिमुलाई प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट, जबकि इन्वायरमेंट में जो है बहुत सारे स्टिमुलाई जो है प्रेजेंट होते हैं। अब बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो डायरेक्ट आ गए होंगे यहाँ पे, उसको ये नहीं पता होगा कि स्टिमुलाई क्या होता है। तो यहाँ पे जो है हमारे चैनल पे जो है जाना है और साइकोलॉजी का जो है सेकेंड यूनिट को कंप्लीट करना है। वहां पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे जाकर के जो है बायोलॉजी और बिहेवियर में जो है पूरा डिटेल से उसको पढ़ो, फिर आकर के इसको पढ़ो, पूरी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर नहीं भी पढ़े हुए हो तो भी देखोगे तो भी तुमको समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, अटेंशन क्या है कि जो है किसी पार्टिकुलर टाइम पे जो है किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे जो है सारा चीज को छोड़ के वहां पे फोकस करने को ही हम लोग बोलते हैं अटेंशन। और इस डेफिनेशन को जो है दिया है शर्मा आर्य ने 1967 में। कोशिश करो इसको याद करने का। ओके, नेक्स्ट है अटेंशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन वन ऑब्जेक्ट रेदर देन अपॉन अनदर। इसका मतलब क्या हुआ कि अटेंशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। हमारा जो भी कॉन्शियस माइंड है उसमें किसी चीज को कंसंट्रेट करना, अपॉन वन ऑब्जेक्ट रेदर देन द अपॉन अनदर, किसी दूसरे बहुत सारे ऑब्जेक्ट से हटक करके किसी एक ऑब्जेक्ट पे जो है पूरी तरीके से कंसंट्रेट करने को ही जो है हम लोग बोलते हैं अटेंशन। समझ में आई बात को? तो इसको दिया था दमविले ने 1938 में। तो ये दो एग्जाम्पल है जो साइकोलॉजी बुक का भी है और इसको जो है याद कर लेना है ताकि जब भी पूछा जाए तो उसको लिख लेना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ अटेंशन के बारे में कि अटेंशन के कितने टाइप्स होते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग थिंग्स है वो अटेंशन का, यहां पे अटेंशन के दो तरह बताए गए हैं। पहला होता है वॉलंटरी अटेंशन और दूसरा होता है इनवॉलंटरी अटेंशन। तो एक जगह और ये सब चीज पढ़ चुके हैं, वॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स, याद है? उसी तरीके से यहां पे होगा वॉलंटरी अटेंशन, इनवॉलंटरी अटेंशन। थोड़ा थोड़ा उससे जो है क्या करो, मिलाओ। तो यहां पर जो है हम लोग वॉलंटरी अटेंशन के बारे में जानेंगे कि वॉलंटरी अटेंशन होता क्या है। तो यहां जो फर्स्ट लाइन आ रहा है कि वॉलंटरी अटेंशन डिपेंड ए कॉन्शियस इफोर्ट ऑन आवर पार्ट। हमें अपने कॉन्शियस माइंड को जो है वो इफोर्ट करना पड़ेगा, उसमें एनर्जी लगाना पड़ेगा किसी चीज को अटेंशन करने के लिए, किसी चीज में फोकस करने के लिए। अब सोचो ऐसा कौन सा काम है जिसके करने के लिए जो है हमको फोकस लगाना पड़े। अब पढ़ाई में फोकस करने के लिए हमको बहुत सारा एनर्जी लगाना पड़ता है। अगर कोई बोले कि तुमको जाना है, जाकर के दिन रात पढ़ना है एकदम जो है वो फोकस के साथ, अटेंशन के साथ, क्या होगा, इसमें एनर्जी लगेगा, माथा थक जाएगा पूरा। इनवॉलंटरी अटेंशन क्या होता है कि इनवॉलंटरी अटेंशन इज अराउज्ड विदाउट द प्ले ऑफ विल और विदाउट मेकिंग ए कॉन्शियस एफर्ट ऑन ए पार्ट।
ये एक ऐसा अटेंशन है जिसको करने के लिए हमको सोचने का जरूरत नहीं पड़ता, अपने आप भाई अटेंशन हो जाएगा, किसी चीज पे फोकस हो जाएगा अपने आप। तो उसको बोलेंगे इनवॉलेंटरी अटेंशन। क्या कह रहा है? अराउज्ड विदाउट द प्ले ऑफ विल, अराउज्ड विदाउट द प्ले ऑफ विल। विल मींस होता है अपने आप से, अपने आप से जो है वो तुम्हारे अंदर जागृत होगा और तुम उस पर फोकस कर दोगे, और विदाउट मेकिंग ए कॉन्शियस एफर्ट्स ऑन आवर पार्ट्स। तो इसका एग्जांपल्स क्या होगा? अगर मान लो कि तुम एक लड़का हो, तुम्हारे सामने से एक सुंदर सी कन्या गुजरी, ठीक है, अगर तुम बड़े हो चलो उसको रख लेते हैं महिला गुजरी, ठीक है। अगर कोई सुंदर सी कन्या गुजरी, सुंदर सी महिला गुजरी, तो तुमको एफर्ट लगाने का जरूरत नहीं है, माइंड खुद ब खुद घूमेगा, भाई लड़की जा रही है, कौन लड़की है, कैसी लड़की है, सुंदर लड़की है, कितनी सुंदर लड़की है, तुरंत वहां फोकस करोगे। तो ये होता है इनवॉलेंटरी अटेंशन। पढ़ाई के समय में वॉलेंटरी अटेंशन, और कहीं देखना हो इंटरेस्टिंग थिंग्स को तो वो हो जाएगा इनवॉलेंटरी अटेंशन, क्योंकि वहां पे एनर्जी नहीं लगता है, वो अपने आप होता है। तो हम लोग जानेंगे वॉलेंटरी अटेंशन कितने तरह के होते हैं। ओके, तो वॉलेंटरी अटेंशन का सबसे पहला देखें तो फर्स्ट होता है इंप्लिसिट वोलिशनल अटेंशन, और सेकंड होता है एक्सप्लिसिट वोलिशनल अटेंशन। तो इंप्लिसिट अटेंशन क्या होता है, एक्सप्लिसिट अटेंशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो यहां पे जो फर्स्ट आता है कि इंप्लिसिट अटेंशन के बारे में, ए सिंगल एक्ट ऑफ विल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउजिंग अटेंशन। एक सिंगल सा काउज चाहिए अटेंशन को पाने के लिए, तो यहां पे होता है वॉलेंटरी अटेंशन। अब जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा कि जब तुम बच्चे होगे तो बच्चे में क्या होता होगा कि स्कूल में टीचर आते होंगे और बोलते होंगे कि अगर कल होमवर्क बना के नहीं लाया तो भरपूर पिटाई होगी नेक्स्ट डे, ठीक है, भरपूर पिटाई होगी। अब उस टीचर के डर से जो है तुम रात भर बैठ के फोकस किए हो अपने होमवर्क को बनाने में, तो उसे बोलेंगे इंप्लिसिट वोलिशनल अटेंशन। मींस एक रीजन के वजह से जो है तुम्हारा अटेंशन पूरी तरीके से बना रहा, उसको कहेंगे इंप्लिसिट वोलिशनल अटेंशन। नेक्स्ट आता है एक्सप्लिसिट वोलिशनल अटेंशन। ये क्या होता है भाई कि अटेंशन इज ऑब्टेन्ड बाय रिपीटेड एक्ट्स ऑफ विल, हार्ड स्ट्रगल इज इसेंशियल टू कीप ऑन सेल्फ अटेंटिव। किसी अटेंशन को बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ा हो, बहुत सारे चीज को, बहुत सारे फैक्टर लगे हो, तब जाके बहुत मेहनत के बाद, बहुत रिपीटेड थिंग्स के बाद जो है तुम अटेंशन को बना पाए हो, उसे बोलेंगे एक्सप्लिसिट वोलिशनल अटेंशन। अब जैसे तुम साल भर पढ़ाई करते हो ताकि एग्जाम के दिन जो है अच्छे से बैठ के पूरा कंसंट्रेशन से, पूरा अटेंशन से जो एग्जाम दे सको, तो एक एग्जाम में जो है पूरा फोकस बनाने के लिए तुमको साल भर अच्छे से पढ़ाई करना पड़ा या फिर बहुत मेहनत करना पड़ा, तो उसको बोलेंगे हम लोग एक्सप्लिसिट वोलिशनल अटेंशन। समझ में आया दोनों में अंतर? इंप्लिसिट क्या हो गया, एक काउज के कारण, एक विल के कारण जो अटेंशन हो रहा हो, जो फोकस हो रहा हो, जो कंसंट्रेशन हो रहा हो, उसे बोलेंगे इंप्लिसिट अटेंशन। और एक्सप्लिसिट किसको बोलेंगे, बहुत सारे मेहनत, बहुत सारे जद्दोजहद करने के बाद जो है तुम उस अटेंशन को बना पाए हो, उसे बोलेंगे हम लोग एक्सप्लिसिट वोलिशनल अटेंशन। समझ में आ गया इतना सारा बात? नेक्स्ट देखते हैं इनवॉलेंटरी अटेंशन का जो है वो दो टाइप्स होते हैं। दो टाइप्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है इनफोर्स्ड नॉन वोलिशनल अटेंशन, और सेकेंड होता है स्पॉन्टेनियस नॉन वोलिशनल अटेंशन। तो इनफोर्स्ड और स्पॉन्टेनियस, तो इनफोर्स्ड क्या होता है यहां पे, तो इसका जो सबसे मेन थिंग्स आएगा कि अराउज्ड बाय द इंस्टिंक्ट्स। इंस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अपने आप से, ठीक है, तुम्हारा जो है अपने आप से अगर फोकस हो जाता है तो उसको बोलेंगे इनफोर्स्ड। अब देखो इनवॉलंटरी अटेंशन का एग्जांपल क्या दिए थे, लड़की जा रही है, एक सुंदर सी कन्या जा रही है और तुम्हारा अटेंशन अपने आप उसके पीछे चला गया, वो इनवॉलंटरी अटेंशन था। और इनफोर्स्ड में क्या है कि अराउज्ड बाय द इंस्टिंक्ट, जैसे इसका एग्जांपल दिया हुआ है, गिविंग अटेंशन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी जागा कि भाई वो जो लड़की जा रही है वो है कौन, इतना सुंदर कन्या है, वो कन्या है कौन, तुम्हारे अंदर वो जागा। उसके बाद क्या हुआ, तुम जाके मुड़ के उसको देखे और देखते रहे पूरा कंसंट्रेशन के साथ, अटेंशन के साथ।
तो उसको बोलेंगे हम लोग इन्फोर्स्ड अटेंशन। ठीक है, मीन्स तुम्हारे अंदर से आया कि उसको देखना है, तो वो हो गया इन्फोर्स्ड अटेंशन। फिर है कि स्पॉन्टेनियस नॉन वोल्यूशनल अटेंशन क्या होता है कि अराउज्ड बाय सेंटिमेंट्स, जब तुम्हारा अटेंशन जो है किसी सेंटिमेंट के साथ जुड़ा हो। मान लो कि किसी से तुम प्यार करते हो, बेइंतहा प्यार, ठीक है, और वो तुम्हारे सामने आ गया, तो भाई तुम उससे बहुत इंतहा प्यार करते हो, तो तुम उसको गौर से देखोगे, अटेंशन दोगे, तुम उसको फोकस करोगे। तो यहां पे जो है, जो हमारे सेंटिमेंट के वजह से जो है, जो फोकस जाता है, जो अटेंशन जाता है, उसको बोलेंगे हम लोग स्पॉन्टेनियस नॉन वोल्यूशनल अटेंशन। अब यहां पे जरूरी नहीं है कि लड़की ही हो सकता है तुम्हारे पिताजी हो। बहुत सारे भीड़ में जो है तुम्हारे पिताजी सामने से आ गए हो, तो तुम्हारा फोकस डायरेक्ट तुम्हारे जो है पिताजी पे चला जाएगा, क्योंकि उनके साथ तुम्हारा सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। या फिर तुम्हारे दोस्त हो, तुम्हारे माताजी हो, कोई भी हो सकता है। तो अगर सेंटिमेंट के वजह से अपने आप तुम्हारा फोकस जो है वहां पे चला जाता है, तो वो कहलाएगा स्पॉन्टेनियस नॉन वोल्यूशनल अटेंशन। समझ में आया यहां तक? ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ अटेंशन। डिटरमिनेंट्स ऑफ अटेंशन क्या होता है? वैसे फैक्टर्स जो हमारे अटेंशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंस करने का मतलब क्या हुआ? या तो हमारे अटेंशन को बढ़ा देते हैं या फिर हमारे अटेंशन को घटा देते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ अटेंशन। तो सबसे पहले इसका एक जो है इंट्रो ले लेते हैं कि डिटरमिनेंट्स ऑफ अटेंशन आर आल्सो टर्म्ड एज ए मेथड ऑफ अराउजिंग अटेंशन। ये हमें ऐसे डिटरमिनेंट्स होते हैं जिसका मतलब होता है वैसे मेथड जो हमारे अटेंशन को अराउज करते हैं। जो हमारे अटेंशन को अराउज करने का मतलब है कि हमें जो है वो फैक्टर्स देते हैं जिसके वजह से जो है हम अपने अटेंशन को वहां पे केंद्रित कर देते हैं। दूसरे बार से या तो ये फैक्टर्स हो जाएंगे या तो फिर ये कंडीशन हो जाएंगे। और फेवरेबल कंडीशन का मतलब वैसे कंडीशन जो हमें अटेंशन बनाने में जो है सक्षम बना दे, या जो है हमें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करे हमें वहां पे अटेंशन देने के लिए। ठीक है, कैप्चरिंग अटेंशन। फिर यहाँ पे कह रहा है दिस फैक्टर प्रोड्यूस एंड कंट्रोल द कंडीशन ऑफ अटेंशन इन ए पर्सन। ये जो फैक्टर्स होते हैं या तो जो है किसी पर्सन को जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं कि वहां पे जाके जो अटेंशन दो, या फिर जो वो हमारे अटेंशन को कंट्रोल करते हैं। तो ये होता है डिटरमिनेंट्स ऑफ अटेंशन का एक मस्त सा डेफिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं कि ये कितने तरह के होते हैं। तो दिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, फर्स्ट इज एक्सटर्नल एंड सेकेंड इज इंटरनल। एक्सटर्नल क्या होता है? जो हमारे सराउंडिंग्स में है, जो हमारे बाहर है, वो हो गया एक्सटर्नल। और इंटरनल मींस क्या होता है? जो हमारे अंदर है। एक इंसान के अंदर वो कौन कौन से कैरेक्टर्स जो हमारे अटेंशन को इन्फ्लुएंस करता है। तो एक्सटर्नल क्या हो गया? दोज फाउंड इन वंस इन्वायरमेंट, जो हमारे इन्वायरमेंट में स्टिमुलाई है। और इंटरनल का मतलब होता है वैसे चीज जो हमारे अंदर हो, मींस विद इन द पर्सन। ओके, तो यहां पे ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं? एक वर्ड में बता देने वाले क्वेश्चन। अगर तुमसे बोला जाए कि तुम्हें क्या चीज स्टिमुलेट कर रहा है, तो तुम तुरंत वहां पे बोल दोगे कि वो बाहर जो है वो सामान रखा हुआ है जिसमें हमारा नजर बार बार जा रहा है, तो वो हमको ऑब्जेक्टिवली बोल सकते हैं। लेकिन जब इंटरनली का बात आए तो हम अपने इमोशंस को, हम अपने डिजायर्स को हम लोग जो है एक वर्ड में नहीं बता सकते, उसको हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव। तो एक्सटर्नल और इंटरनल का हम लोग जान गए कि दो तरह के डिटरमिनेंट्स ऑफ अटेंशन होंगे, एक एक्सटर्नल और इंटरनल। तो हम लोग एक एक करके जो है दोनों को देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं एक्सटर्नल फैक्टर और कंडीशन। वैसे कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे अटेंशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, तो यहां पे जो फर्स्ट आता है वो है नेचर ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस का नेचर क्या है? नेचर मींस प्रकृति। एक स्टिमुलस की क्या क्या खासियतें हैं जो हमारे अटेंशन को क्या करते हैं? खींचते हैं। तो सबसे पहला आ रहा है अट्रैक्टिव स्टिमुलाई कैप्चर मोर अटेंशन। वैसे स्टिमुलाई जो अट्रैक्टिव हो। अब अट्रैक्टिव का मतलब क्या हुआ? या तो वो कलर में अट्रैक्टिव हो या तो फिर वो बहुत ज्यादा सुंदर हो। अब जैसे मान लेते हैं कि तुम्हारे सामने कोई लड़की आता है
और लड़की जो है बहुत ज्यादा सुंदर है, अट्रैक्टिव है, ठीक है, तो क्या होगा, तुम्हारा ध्यान तुरंत वहां पे जाएगा, क्योंकि जो स्टिमुलाई है वो क्या है, वो अट्रैक्टिव है। और वैसे स्टूडेंट जिसको जो है स्टिमुलस नहीं पता होगा या फिर और भी बहुत सारी चीज होगी जो नहीं पता होगा, तो वो जा करके जो है हमारे प्ले लिस्ट में जो है वो सेकेंड यूनिट को अच्छे से कंप्लीट करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि स्टिमुलस क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है। ओके, सेकेंड इसी में आ रहा है कि पिक्चर आर मोर अटेंशन ग्रेविंग देन वर्ड्स। अगर जो है तुम कहीं पे जाते हो और कहीं जो है एक दीवार है, वहां पे लिखा हुआ है कोई चीज और वही दूसरे जगह पे जो है उसका पिक्चर बना हुआ है, तो तुम क्या चीज देखना पसंद करोगे, उस वर्ड्स को या फिर उस पिक्चर्स को? सिंपल सी बात है कि तुम पिक्चर्स को देखना ज्यादा पसंद करोगे, क्योंकि पिक्चर्स क्या होते हैं, वो अट्रैक्टिव होते हैं। इसीलिए जो भी बच्चों का बुक होता है वहां पे पिक्चर से ज्यादा बताया गया होता है, क्योंकि पिक्चर को वो देखना पसंद करते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है ह्यूमन इमेजेस अट्रैक्ट मोर देन एनिमल्स और ऑब्जेक्ट। जहां पर भी जाओगे तुम एड्स देखते होगे, वहां पे क्या होता है, ह्यूमंस के एड्स ज्यादा होते हैं, ह्यूमंस के पिक्चर ज्यादा यूज किए होते हैं। चाहे तुम खाने का भी सामान जाओगे तो ह्यूमन के एड होंगे, कपड़े के दुकान पे कहीं पर भी जाओ वहां पर भी क्या होता है, लड़के के बजाय जो है लड़कियां को देना ज्यादा प्रेफर करता है। एक कार का एड्स बन रहा है तो वहां पे लड़की खड़ी होगी, चप्पल के दुकान में भी लड़की का ही पोस्टर रहेगा, या फिर अगर कोई मोबाइल का हो रहा है तो वहां पे सलमान खान, शाहरुख खान, अदर एक्टर्स होते हैं, अदर एक्टर्स जो है होते हैं। तो क्या होता है कि ह्यूमन का जब इमेज होता है वहां पे तो चीजें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है और हमारा दिमाग तुरंत से वहां पे अट्रैक्ट कर लेता है। नेक्स्ट है कलर एंड साउंड पार्टिकुलरली अटेंशन ग्रेविंग। किसी भी चीज का अगर कलरफुल है या फिर उसमें साउंड्स है तो वो जो है हमें ज्यादा अटेंशन ग्रेविंग करता है। ओके, अगर कहीं पर जो है बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर कलर्स है, सुंदर सुंदर फूल्स है, तो यहाँ पे जो है हम लोग तुरंत वहां पे अट्रैक्ट हो जाते हैं, हम देखने चले जाते हैं। ये या फिर जो है कोई आदमी है, कोई औरत है, कोई लेडीज है, कोई कन्या है, वो सुंदर मधुर आवाज है बोल रही है, तो अगर हम लोग उसको देखे भी नहीं है तो हमारे दिमाग में आएगा कौन बोल रहा है इतना सुंदर इतना मधुर आवाज, तो जाके तुम उसको देखोगे, वाओ दिस लेडी है वेरी स्वीट वॉइस। ठीक है, तो यहां पर जो है हम लोग यहां पे जाने की कलर और साउंड को भी जो है बहुत अटेंशन ग्रेव करता है। नेक्स्ट आता है हम लोग का इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। किसी भी स्टिमुलस का इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी का मतलब होता है हाई या तो लो, उसका पिच, उसका कलर का बूस्टिंग, वो ज्यादा है या फिर कम है। तो यहां पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई जैसे लाउड साउंड एंड ब्राइट लाइट। अगर कहीं पे बहुत ज्यादा लाउड साउंड हो, बहुत ज्यादा आवाज हो रहे हो, तो वहां पे लोगों का ध्यान बहुत कस के जाता है। अगर तुम्हारे सामने जो है या फिर कहीं थोड़ा दूर पे जो है एक बहुत कस के डीजे लगा दिया जाए या फिर जो है साउंड बॉक्स लगा दिया जाए, उसमें साउंड बजाया जाए, तो तुम्हारा ध्यान तुरंत वहां पे जाएगा लाउड साउंड में, ना कि जो हल्का साउंड बज रहा है। तो लाउड साउंड एंड ब्राइट लाइट्स। ब्राइट लाइट्स क्या होता है, जो चमचमाती हुई रोशनी, वहां पे ध्यान बहुत ज्यादा जाता है। इसीलिए जो शॉपकीपर्स होते हैं वो बड़े बड़े लाइट्स का यूज करते हैं अपने शॉप्स में चीजों को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट हम लोग जो है एक्सटर्नल फैक्टर का बात करते हैं तो वो होता है साइज ऑफ स्टिमुलस। किसी भी स्टिमुलस का साइज क्या है ये भी मैटर करता है कि हमारा अटेंशन वहां पे जाएगा या फिर नहीं जाएगा। कोई बड़ा ऑब्जेक्ट जो है तुम्हारे सामने लाकर रख दिया जाए बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के बीच में, तो क्या होगा, तुम तुरंत उस बड़े को देखोगे, छोटे को नहीं देखोगे। ठीक है, या फिर जो पूरा एक बैकग्राउंड खाली है वहां पे जाके एक छोटा सा ऑब्जेक्ट लाके रख दिया जाए तो तुम क्या करोगे, तुम जो है उस छोटे से ऑब्जेक्ट को देखोगे, ना कि उस खाली बैकग्राउंड को देखोगे। वही बात यहां पे कह रहा है कि लार्गर ऑब्जेक्ट कैच मोर अटेंशन। जो लार्गर ऑब्जेक्ट होते हैं वो अटेंशन को ज्यादा कैच करते हैं, और स्मॉल ऑब्जेक्ट ओन ए लार्ज बैकग्राउंड ऑल्सो स्टैंड आउट। और जो लार्ज बैकग्राउंड जो है, एक व्हाइट बैकग्राउंड है, वहां पे हल्का सा धब्बा लगा दो, देखो वो सारा बैकग्राउंड को ना देख के लोग उस धब्बे को ही देखेंगे, क्योंकि वो छोटे से जो है जो स्टिमुलाई है वहीं पे उसका अटेंशन ज्यादा जाएगा। समझ में आ रही है बात यहां तक? नेक्स्ट जो हमारा एक्सटर्नल फैक्टर होता है वो है कंट्रास्ट, चेंज एंड नोवेलिटी। किसी भी चीज के कंट्रास्ट, किसी बदलाव को या फिर किसी नए चीज को जो है लोग ज्यादा अटेंशन से देखते हैं। अब कंट्रास्ट क्या होता है, तो यहां पे हो गया कि किसी भी चीज का ज्यादा होना या फिर किसी भी चीज का कम होना। जैसे चेंजेस एंड वेराइटी कैप्चर अटेंशन।
यहाँ पे क्या है कि मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं कि एक वॉच है, ठीक है, एक वॉच है और जो है वो दीवार पे लगा हुआ है। रोज लोग वहां पे आता है, रोज उस वॉच को देखता है, टाइम देखता है, चला जाता है, उसको उतना ध्यान नहीं देता है कि वॉच यहाँ पे पड़ा हुआ भी है या नहीं है। अचानक से वो वॉच वहां पे रुक जाती है, बंद हो जाती है। अब देखो क्या होगा। अब जितने भी लोग वहां से गुजरेंगे वो तुरंत उसको देखेंगे, घड़ी रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है, ठीक है। तो क्या हुआ, बदलाव आया। बदलाव जब आया तो लोग उसको देखना शुरू कर दिए, उसको अटेंशन ज्यादा देना शुरू कर दिए। फिर आती है बात नोबेलिटी की। तो यहीं पे दिया हुआ है कि नोबेलिटी सच एज न्यू ऑब्जेक्ट और पीपल इज अटेंशन ग्रेबिंग। जो नए लोग होते हैं वो अटेंशन को ग्रेब करते हैं। तुम्हारा क्लास है, तुम्हारे क्लास में जो है बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो पुराने टीचर्स हैं, वो आते हैं, लेक्चर्स देते हैं, तुमको पढ़ाते हैं, फिर वहां से चले जाते हैं, तुम्हारा ध्यान उतना नहीं जाता है। अचानक से एक न्यू टीचर्स आ जाती है, न्यू मैम आ जाती है, या फिर एक न्यू टीचर्स आते हैं, सर आते हैं, तब तुम्हारा ध्यान जो है बहुत क्यूरियोसिटी से भरा होगा, ये टीचर कैसा है, किस तरीके से पढ़ाते हैं। तो जो नया चीज होता है, जो नया बदलाव आता है, जो नोवेलिटी होता है, वहां पे हमारा अटेंशन ज्यादा जाता है। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर का बात करें तो वो होता है लोकेशन ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलाई कहां पे है, कौन से लोकेशंस पे है, ये भी जो है बहुत बड़ा फैक्टर्स होता है। अब कैसे फैक्टर्स होता है, तो जितने भी कंपनी को तुम देखोगे, बड़े बड़े कंपनी को जो बड़ा बड़ा पोस्टर बनाती है, वो कहां पे लगाती है, कभी ध्यान दिए हो? या तो चौराहे पे जाकर लगाएगी जहां पे सबका ध्यान जाता है, एकदम ऊपर टिप पे, ठीक है, तो वो ऊपर जाकर लगाता है ताकि नीचे से सारा आदमी का ध्यान वहां पे जाए। या फिर जो है तुम यहां पे ये चीज देखते होगे कि जैसे कोई मोबाइल का प्रचार करना हो, एप्पो, वीवो, रेडमी वगैरह जो भी है, वो क्रिकेटर के जो है वो शर्ट्स पे वहां पे लिख देते हैं, कैप पे लिख देते हैं, क्योंकि सारे लोग जो है उसी क्रिकेटर को देख रहे होते हैं। तो वो क्रिकेटर जो है वो क्या है, वो एक स्टिमुलस है। तो वहां पर जो है वैसी चीज को रखा गया कि ताकि लोग वहां देखें। तो चीजें को कहां पे रखना है, किस लोकेशन पे रखना है, वो डिपेंड करता है कि वहां का अटेंशन क्या होगा। लोगों का अटेंशन क्रिकेटर को देखने पर आता है, इसीलिए कंपनी जो है अपने चीजों को जो है वो क्रिकेटर के माथा पे, पीठ पे, जहां भी लगाना होगा वो लगा देंगे। तो लोकेशन ऑफ स्टिमुलस जो है बहुत बड़ा मायने रखता है। यहीं पे कह रहा है कि विजुअल स्टिमुलाई आर मोर इफेक्टिव देन डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द आई। विजुअल स्टिमुलाई जो है बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, और वैसे स्टिमुलाई जो तुरंत तुम्हारे आंख के सामने लाकर रख दिए हो या फिर आंख के सामने आ गए हो, जहां तुम लगातार देखते हो, जहां लोग लगातार देखता है, वहीं पे कोई चीज को लाकर धर दिया जाए तो लोग बहुत ज्यादा अटेंशन से देखेंगे। नेक्स्ट है फ्रंट पेज और अपर हाफ एडवर्टाइजमेंट आर मोर नोटिसिएबल। जो हमारे न्यूज़पेपर्स होते हैं, वो न्यूज़पेपर्स क्या होते हैं, वहां के जो फ्रंट पेपर होते हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, वहां पे लोगों का ध्यान बहुत ज्यादा जाता है। पेपर लेते समय भी वो फ्रंट पेपर देख लेते हैं कि व्हाट इज द न्यूज ऑफ द फ्रंट पेपर, या व्हाट इज द एड्स इन द फ्रंट पेपर। तो इसलिए कंपनी ज्यादा इन्वेस्ट करती है, पेपर वाले को पैसा देती है ताकि वो उसके एड्स को जो है वो सामने छापे, वो फ्रंट पेपर पे छापे, या फिर कोई न्यूज को जो है फ्रंट पेपर पे छापे, तो वो ज्यादा पैसे खर्च करती है। इसलिए स्टिमुलस किस लोकेशन पे है ये भी बहुत बड़ा मायने रखता है। नेक्स्ट इसी का कंटिन्यू देखते हैं, वो हो जाता है रिपीटेशन ऑफ स्टिमुलस। अगर किसी स्टिमुलस को बार बार रिपीटेड किया जाए, बार बार रिपीटेड किया जाए, तो क्या होगा, तुम ना चाहते हुए भी वहां पे अटेंशन दोगे। ओके, अब तुम टीवी देख रहे हो, तुम्हारा एक बहुत अच्छा सा शो है और तुम पूरा ध्यान लगाए हुए हो उस शो को देखने में, या फिर कोई क्रिकेट चल रहा है, पूरा ध्यान है तुम्हारा क्रिकेट देखने में, और अचानक से एड्स आता है लाइफ बॉय साबुन, तुमने उसको इग्नोर किया, नहीं देखा, हटा दिया चैनल को, फिर से आया लाइफ बॉय साबुन, फिर से आया लाइफ बॉय साबुन, तो तुम ना चाहते हुए भी तुम उसको देखोगे ही। इसलिए कहते हैं कि अगर स्टिमुलस को रिपीटेटेड किया जाए तो वहां पे हमारा अटेंशन जाता ही जाता है, ठीक है। रिपीटेड स्टिमुलाई इवेंचुअली कैप्चर अटेंशन। नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि टू मच रिपीटेशन कैन लीड टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में जो है किसी चीज को रिपीटेड कर दिया जाए तो क्या होता है, लोगों का जो है इंटरेस्ट घट जाता है। तो ऐसे में यह भी हो सकता है कि उसका रिटर्न जो है कम हो जाए। तो ये होता है रिपीटेशन ऑफ स्टिमुलस। अगर स्टिमुलस बार 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 तुम्हारे आंख के सामने आ गया हो तो उसको तुम ना चाहते हुए भी तुम वहां पे अटेंशन दोगे ही दोगे। ओके,
नेक्स्ट यहां पे चलते हैं, वो है मूवमेंट ऑफ स्टिमुलस। अगर कोई स्टिमुलस जो है वो मूवमेंट कर रहा है, लगातार मूव कर रहा है, तो तुम वहां पे ध्यान दोगे या नहीं दोगे? अब जैसे कि एक जगह गए हो, यहां पे सारा लोग रुका हुआ है, शांत से बैठा हुआ है, ठीक है, अचानक से कोई आदमी उठ गया और वहां पे चलने लगा, तो क्या होगा? तुम उस आदमी को देखोगे या सारे बैठे हुए आदमी को देखोगे? बिल्कुल एक ही बात है कि तुम जो है देखोगे वो चलते हुए आदमी को। तो जो स्टिमुलस मूवमेंट करता है उस पर लोगों का नजर बहुत ज्यादा होता है। तो मूविंग स्टिमुलाई अट्रैक्ट मोर अटेंशन देन स्टेशनरी वंस। और यहां पे एक और एग्जांपल होगा कि मान लो तुम्हारे सामने दो ऑप्शन रखा हुआ है, एक रखा हुआ है एक पिक्चर है और दूसरा है कि एक वीडियो चल रहा है, तो तुम किसको देखना पसंद करोगे? ऑब्वियस सी बात है कि तुम वीडियो को देखोगे, क्योंकि वीडियो जो है ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, वो मूविंग है, इसलिए हम लोग वीडियो को देखना ज्यादा पसंद करते हैं या कि पिक्चर को। समझ रहे हो? नेक्स्ट जो यहां पे आता है वो है डिफिनिट फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो डिफिनिट है, मींस अच्छे तरीके से कढ़ाई किया हुआ है, अच्छे तरीके से शेप किया हुआ है, तो हमारा ध्यान वहां पे बहुत ज्यादा जाता है। ठीक है, बहुत सारा चीज रखा हुआ है जिसका शेप सही से नहीं है, वहीं पे एक अच्छा सा ट्रायंगल या अच्छा सा सर्कल का कोई चीज लाके वहां पे रख दो, तो क्या होगा? लोगों का नजर जो है सीधा वहां पे जाएगा जिसका शेप बहुत अच्छा से बना हुआ है। ये ह्यूमन नेचर्स है। ठीक है, तो शार्पली डिफाइंड ऑब्जेक्ट मोर अटेंशन देन वैग्यू वन। ठीक है, जो शार्पली ऑब्जेक्ट होते हैं वो ज्यादा अटेंशन लेते हैं, ना कि जो वैग्स वन है जिसमें जो है कोई भी शेप नहीं है। नेक्स्ट है फिगर आर मोर अटेंशन ग्रेविंग देन बैकग्राउंड। लोग फिगर को जो है बहुत ज्यादा देखते हैं, ना कि उसके बैकग्राउंड को, क्योंकि बैकग्राउंड का जो है कोई डिफिनिट फॉर्म नहीं होता है, और जो सामने एक पिक्चर रखा होता है उसका एक सुंदर सा एक स्ट्रक्चर बना होता है, एक डिफिनिट फॉर्म होता है, इसलिए लोग जो है पिक्चर को देखना ज्यादा पसंद करते हैं, उस फिगर को। नेक्स्ट यहीं पे एक्सटर्नल फैक्टर आता है आइसोलेशन ऑफ स्टिमुलस। किसी भी चीज का अकेला होना, ये भी जो है हमारे अटेंशन का कारण बन जाता है। ओके, अकेला होने का मतलब क्या हुआ? आइसोलेटेड स्टिमुलाई लाइक ए लोन स्टूडेंट इन ए कॉर्नर अट्रैक्ट मोर अटेंशन। अब तुम्हारा क्लास चल रहा है, सारे बच्चे जो है आराम से बैठा हुआ है, एक बच्चे जो है कोने में जाकर के बैठा हुआ है, मुंडी धर के सोया हुआ है या फिर कुछ भी कर रहा हो, तो सारे स्टूडेंट का ध्यान कहां जाएगा? उस कॉर्नर पे बैठे हुए बच्चे पे जाएगा। टीचर का ध्यान कहां जाएगा? उस कॉर्नर पे बैठे हुए बच्चे पे जाएगा। इसलिए कहते हैं कि अगर कोई स्टिमुलस जो है अकेला हो, सबसे अलग हो, तो वहां पे हमारा अटेंशन बहुत ज्यादा जाता है। समझ में आया? तो यहां तक जो है हम लोगों ने एक्सटर्नल फैक्टर को पूरे तरीके से समझा, 9 तरह के एक्सटर्नल फैक्टर को हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं और देखते हैं इंटरनल फैक्टर्स और कंडीशन। तो हमारे अंदर के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे अटेंशन को ज्यादा ग्रैब करवाने में जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहला जो यहां पे आता है वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? हमें जिस चीज में इंटरेस्ट रहेगा, हमारा अटेंशन वहीं पे जाएगा। अगर किसी लड़के का इंटरेस्ट किसी पार्टिकुलर लड़की पे है, तो बहुत सारे लड़की के होने के बावजूद भी जो है वो अपने चाहने वाले लड़की पे जिसका फोकस रहेगा। तो यही होता है इंटरेस्ट। हमारा इंटरेस्ट किस पे है, हमारा अटेंशन वहीं रहेगा। ठीक है, तो पे मोर अटेंशन टू ऑब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज देन इंटरेस्ट अस। जिसमें हमारा इंटरेस्ट ज्यादा होता है, हम उसी ऑब्जेक्ट पे, हम लोग उसी एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस करते हैं। अगर हमें क्रिकेट पसंद है तो हम क्रिकेट ही देखेंगे, ना कि जाके फुटबॉल देखेंगे। भले फुटबॉल उसके बगल में हो भी रहा हो, फिर भी हम लोग क्रिकेट ही देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट और एक्टिविटीज में जो है उसी में अटेंशन डालते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट ज्यादा होता है। नेक्स्ट जो हमारा इंटरनल फैक्टर्स होते हैं वो है मोटिव्स। तो मोटिव क्या है? हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिवेशन क्या है, उसी पे हमारा अटेंशन ज्यादा होगा। अब जैसे कि बेसिक ड्राइव्स। बेसिक ड्राइव्स का मतलब होता है हमारे बेसिक नीड्स क्या है, जैसे कि थ्रस्ट। अगर तुमको प्यास लगा हुआ हो बहुत कस के, तो तुम्हारा मेन मोटिव क्या होगा? पानी ढूंढना। अगर तुम्हें भूख लगा हो तो तुम्हारा मोटिव क्या होगा? खाना को देना।
अगर तुम्हारा जो है इच्छा है सेक्स करने का, तो तुम लोग क्या करोगे, सेक्स ऑब्जेक्ट को जो है ढूंढोगे। या फिर जो है तुम्हारा जिस चीज में क्यूरियोसिटी रहेगा, उस क्यूरियोसिटी को पूरा करने के लिए जो है तुम वहां पे अटेंशन लगाओगे। या फिर तुम्हारा फियर, फियर क्या होता है, अगर एक चीज तुम देखा होगा अपने लाइफ में कि जिस चीज को तुम लोग डरते हो वही चीज में बार बार अटेंशन जाता है। अगर भूत से तुम डर रहे हो, भूतहा फिल्म देख लिए हो, तुम्हारा अटेंशन बार बार जो है भूत प्रेत पे जाएगा कि बाथरूम में कोई बैठा हुआ है, तुम्हारा पीछा कोई कर रहा है, तो तुम बार बार मुड़ के देखोगे, तो तुम्हारा अटेंशन जो है वहीं पे जाएगा जिस चीज से तुम लोग डरते हो। ठीक है, तो जो हमारा मोटिव होता है वहीं पे हमारा अटेंशन ज्यादा जाता है, या फिर वो हम लोग को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है हमारे अटेंशन को। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड में मेंटल सेटअप। ह्यूमन का जो है जो मेंटल सेटअप है उसके हिसाब से उसका अटेंशन बना होता है। जैसे कि वी फोकस ऑन ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू आवर करेंट मेंटल स्टेट। हमारा करेंट मेंटल स्टेट क्या है उसी के हिसाब से हमारा अटेंशन होता है। अगर हमारा मेंटल स्टेट बना हुआ है कि हमें एग्जाम क्लियर करना है, तो हम कहीं और जगह पे जो ध्यान नहीं लगाएंगे। हमारा मेन मोटिव होगा, हमारा मेन फोकस होगा, हमारा मेन अटेंशन होगा कि हमें पढ़ाई कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, क्वेश्चन बनाना है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ट्राई करना है। तो हमारा मेंटल सेटअप जो है हमारे अटेंशन को जो बनाता है। ठीक है, इसे यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्स। ओके, तो हमारे एग्जाम रहेंगे तो हमारा फोकस, हमारा अटेंशन जो है वो पढ़ाई पे रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा इंटरनल फैक्टर्स आता है वो होता है पास्ट एक्सपीरियंस। हमारे पास्ट एक्सपीरियंस में क्या क्या गुजरा हुआ है उसके हिसाब से भी हमारा अटेंशन बनता है। जैसे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस इन लर्निंग हेल्प डायरेक्ट आवर अटेंशन। जो हमारे पिछले के एक्सपीरियंस होते हैं, अब जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बच्चा है, ठीक है, और वो तुमको बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करता है, पहले से ही तुमको पता है कि वो तुम्हारा बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करता है। तो फिर जब वो बच्चे तुम्हारे सामने आएंगे या फिर बहुत सारे बच्चे के साथ आएंगे, तो तुम्हारा अटेंशन कहां जाएगा, सारे बच्चों पे जाएगा या सबसे पहले उस पे जाएगा? सिंपल सी बात है कि तुम्हारा अटेंशन सबसे पहले उस बच्चे पे जाएगा जो तुम्हारा बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करता है। ओके, तो यहीं पे जो है पास्ट एक्सपीरियंस जो है हमें एक तरह से जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारा इंटरनल फैक्टर्स बनते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ में है इमोशंस। हमारा इमोशंस भी जो है हमें अटेंशन को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि इमोशनल स्टेट इफेक्ट अटेंशन। हमारा इमोशनल स्टेट क्या क्या हो गया, नोटिसिंग फ्लो इन एन इनेमी। ठीक है, अपने इनेमी को देखना। अब हमारे इनेमी के लिए, हमारे दुश्मन के लिए हमारा अटेंशन क्या रहेगा, इसको देखते रहो क्या कर रहा है, मेरे लिए कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। अब जैसे कि एक औरत को देख लेते हैं, एक लड़की को देख लेते हैं, अगर उसका किसी से दुश्मनी है वो पूरे तरीके से उसको अटेंशन देगी, वो देखते रहेगी वो क्या कर रही है, मेरे बारे में कुछ चीज किसी को बोल तो नहीं रही है। अगर वो किसी को कोई चीज बोल भी रही होगी तो वो पूरा ध्यान से उसको सुनेगी, चाहे वो भले धीरे धीरे बोल रहा हो, वो सुन लेगी वो क्या बोल रही है। तो दैट्स द पावर ऑफ वुमेन। ओके, तो हमारा इमोशंस क्या है उसके हिसाब से भी जो है हम लोग जो है किसी पे अपना अटेंशन देते हैं। नेक्स्ट इसी में देखते हैं हम लोग, सिक्स्थ आता है हैबिट्स। तो अपने हैबिट्स के हिसाब से भी जो है हम लोग किसी को अटेंशन देते हैं। जैसे कि हैबिट डिटरमाइन अटेंशन टुवर्ड नेसेसरी एंड डिजायरेबल थिंग्स। अब जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि तुम जो है सोच रहे हो कि हमें केटीएम लेना है, ठीक है, तुम रोज केटीएम के बारे में सोचते हो, केटीएम एक मोटरसाइकिल होता है, तो उसके बारे में तुम सोच रहे हो बहुत महंगा है, या फिर जो उसके बारे में तुम गए गूगल पे सर्च किए, उसके फीचर्स को जाने, व्हाट्स द फीचर ऑफ दिस मोटरसाइकिल, और भी क्या क्या कैरेक्टर्स है उसको सब तुमने जाना। तो क्या होगा कि तुम बार बार उसी चीज को सोच रहे हो। अब तुम्हारे सामने जो है बहुत सारे मोटरसाइकिल आए और अचानक से वहां पे केटीएम भी आ गया, तो तुम क्या करोगे, और सारे मोटरसाइकिल को देखोगे या केटीएम को देखोगे? तो सिंपल सा ह्यूमन नेचर है कि तुम केटीएम को ही देखोगे। तुम अपने हैबिट के हिसाब से जो है चीजों को देखना शुरू करते हो। या फिर तुम्हारा हैबिट से क्रिकेट खेलना, तो तुम सिंपल सी बात हो क्रिकेट को ज्यादा प्रेफरेंस दोगे अदर गेम से। ठीक है, तो लोग अपने हैबिट्स के हिसाब से जो है वो अपने अटेंशन को बनाते हैं। नेक्स्ट इंटरनल फैक्टर आता है एम। लोग का एम क्या है, लोग का गोल क्या है, ये भी जो है अटेंशन हमारा ग्रेब करता है। तो इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म गोल, चाहे हमारा इमीडिएट गोल हो चाहे लॉन्ग टर्म गोल हो, कोई एग्जाम निकालना हो,
कोई जो है एग्जाम का प्रिपरेशन चल रहा हो, या कोई चीज को पूरा करना हो, घर बनाना हो, उस हिसाब से जो है हमारा अटेंशन जाता है किसी चीज के ऊपर। तो लॉन्ग टर्म गोल भी जो है हमारे अटेंशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट आता है मीनिंग्स। अब तुम्हारे पास क्या है कि एक दीवार पास गए हो और वहां पे दो चीज लिखा हुआ है, एक ऐसा चीज जिसका मीनिंग है और एक दूसरा चीज जिसका मीनिंग नहीं है। तो तुम्हारा अटेंशन जाएगा? तुम्हारा अटेंशन वहां जाएगा जिसका मीनिंग्स है। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं कि दो वर्ड लिखा हुआ, एक वर्ड लिखा हुआ है हिंदी में हम दो हमारे दो, और एक वर्ड लिखा हुआ है वो कन्नड़ा में लिखा हुआ है, या तमिल में लिखा हुआ है, मलयालम में लिखा हुआ है, या तेलुगु में लिखा हुआ है, जो तुमको समझ में नहीं आता है। तो तुम्हारा ध्यान कहां जाएगा? वो हिंदी वाले में जाएगा या फिर कन्नड़ा तेलुगु वाले में जाएगा? सिंपल सी बात है, हिंदी वाले में जाएगा, क्योंकि तुमको मीनिंग तो भाई हिंदी वाले का ही पता है ना। तो जहां पे तुम्हारा मीनिंगफुल स्टिमुलाई रहेगा वहां पे मोर अटेंशन होगा, ना कि मीनिंगलेस वन पे होगा। ओके, नेक्स्ट आता है डिपोजिशन एंड टेम्परामेंट। तो ह्यूमन का क्या नेचर्स है, क्या उसका बिहेवियर है, या किस तरह के वो एनवायरमेंट में रह रहा है, उसी के हिसाब से जो उसका अटेंशन बनता है। अब जैसे कि एक नेचुरल टेंडेंसी होता है ह्यूमन का, ठीक है, प्राकृतिक नेचर्स, और टेम्परामेंट में उसका बिहेवियर, सच एज रिलीजियस डिस्पोजिशन, उसका जो है धार्मिक सोच क्या है, या फिर वो क्या चीज से इन्फ्लुएंस हुआ है, वही उसके अटेंशन को जो है वो ग्रेब करवाएगा। जैसे कि कोई एक लड़का है जो हिंदू धर्म को फॉलो करता है, हिंदू रिलीजन को फॉलो करता है, तो उसका नजर कहां पे जाएगा? मंदिर की तरफ जाएगा, टेंपल की तरफ जाएगा, कि कोई टेंपल अगर सामने से गुजर रहा है तो उसको प्रणाम कर लेगा, ठीक है, उसको टेंपल के प्रति ज्यादा रेस्पेक्ट रहेगा, उसको टेंपल पे ज्यादा अटेंशन जाएगा। या फिर कोई ऐसे लड़के हैं जो मुस्लिम्स हैं, तो उसको क्या होगा? अदर मंदिरों के अलावा जो है उसका अटेंशन मॉस्क पर ज्यादा जाएगा, मस्जिद पे ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे कहते हैं कि जिस तरीके से हमारा टेम्परामेंट होता है, डिस्पोजिशन होता है, उसी तरीके से हमारा अटेंशन काम करता है। तो यहां तक जो है हम लोगों ने इंटरनल फैक्टर को पूरे तरीके से समझा। तो एक्सटर्नल फैक्टर भी खत्म हो गया, इंटरनल फैक्टर भी खत्म हो गया। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक देखते हैं हम लोग? तो नेक्स्ट स्लाइड में है ड्यूरेशन एंड डिग्री ऑफ अटेंशन, कि किस तरीके से ड्यूरेशन और किस तरीके से हमारे अटेंशन के डिग्री होते हैं, फेज होते हैं। ड्यूरेशन का मतलब होता है कितने लंबे समय तक हमारा अटेंशन चला है। तो यहां पे जो फर्स्ट टॉपिक आएगा वो स्पान ऑफ अटेंशन। स्पान ऑफ अटेंशन क्या होता है कि हम लोग जो है एक समय में कितने ज्यादा ऑब्जेक्ट को जो है हम लोग देख सकते हैं, या फिर कितने ज्यादा ऑब्जेक्ट को हम लोग मेमोरी कर सकते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल दैट कैन बी अटेंडेड टू इन वन पीरियड ऑफ अटेंशन। एक बार के अटेंशन में जो है तुम कितने ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल को जो है वो अटेंड कर सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। ये जो है विजुअल भी हो सकता है और ऑडिटरी भी हो सकता है, मींस देख करके और सुन करके, उसी को हम लोग बोलेंगे स्पान ऑफ अटेंशन, ठीक है। एक पार्टिकुलर टाइम पे हम लोग एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कितने सारे ऑब्जेक्ट को जो है अपने दिमाग में रख सकते हैं, उसी को बोलेंगे स्पान ऑफ अटेंशन। ओके, तो यहां पर जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ, जो स्पान ऑफ विजुअल अटेंशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट हुआ। यहां पे क्या किया गया, एक ब्रीफ एक्सपोजर 1/100 to 1/5 सेकेंड टू वेरियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक जगह था, उस जगह पे जो है बहुत सारे ऑब्जेक्ट को रखा गया, बहुत सारे चीजों को रखा गया, और एक इंसान को लाया गया और बोला गया इसको देखो देखो। तो बहुत ही फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड, मीन 1/100 एंड 1/5 सेकेंड, मतलब इतना कम समय के लिए उसको देखने के लिए बोला गया। तो उन्होंने मुड़ के फटाक से देखा और फटाक से हटा लिया अपना नजर को। तो उस समय तक में वो कितने चीज को देखा, यही एक्सपेरिमेंट था। तो ऑब्जेक्ट यहां पे कौन कौन से था? ऑब्जेक्ट था यहां पे सिंपल सा डॉट, लाइंस, लेटर। बहुत सारे डॉट्स दिए हुए थे, बहुत तरह के लाइन दिए हुए थे, बहुत तरह के लेटर्स लिखे हुए थे, और भी कॉम्प्लेक्स थिंग था जैसे लाइक वर्ड्स और ट्रायंगल, ये सब भी जो बना हुआ था वहां पे एक ही जगह पे। तो जब उस आदमी ने उसको देखा तो क्या हुआ, उसका कैपेसिटी पता चला, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट से उसका कैपेसिटी पता चला कि वो मैक्सिमम ऑफ 4 to 5 सेपरेट यूनिट्स इफ नॉट ग्रुप, एक इंसान जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम
4 to 5 सेपरेट यूनिट को ही देख सकता है, उससे ज्यादा नहीं देख सकता है अगर वो यूनिट जो है ग्रुप्ड किया हुआ नहीं हो। ठीक है, अलग अलग तरह के लेटर वहां पे लिखे हुए हैं, तो वो मुश्किल से 5 लेटर को याद कर पाएगा, उससे ज्यादा याद नहीं कर पाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि लार्जर नंबर इफ आइटम्स आर मीनिंगफुल, हो सकता है वो ज्यादा चीजों को याद कर ले अगर कोई चीज वहां पे मीनिंगफुल मिल गया। लाइक वहां पर जो है कोई वर्ड्स है जो कि मीनिंगफुल वर्ड्स वहां पे मिल जाता है, वो 1 से ज्यादा लेटर को याद कर लेंगे, 5 से ज्यादा लेटर्स को याद कर लेंगे, क्योंकि उस वर्ड्स का उसको मीनिंग पता रहेगा। नेक्स्ट जो सेकेंड आएगा वो है स्पान ऑफ ऑडिटरी अटेंशन। सेम वही एक्सपेरिमेंट जो है वो ऑडिटरी अटेंशन पे किया गया, मींस सुनने वाले अटेंशन पे। तो नंबर ऑफ ऑडिटरी इंप्रेशन आर परसीव्ड एट वंस, एक समय पे जो है एक इंसान कितने तरह के आवाज को सुन के याद रख सकता है, उसी को बोलेंगे स्पान ऑफ ऑडिटरी अटेंशन। समझ में आ रही है? तो इसका जो एक्सपेरिमेंट था उस कैपेसिटी से पता चला कि एक एडल्ट आदमी जो है वो 8 साउंड को जो है एक बार में रैपिड सक्सेशन में जो है वो याद कर सकता है, वो उसको समझ सकता है। ठीक है, 8 साउंड को रैपिड सक्सेशन अगर एक बार में जो है 8 तरह के साउंड बजा दिया जाए, बजाओ रे, तो वहां पर जो है वो 8 साउंड को ध्यान में रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं रख पाएगा। ये एक आदमी पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, ये बहुत सारे इंसान पे एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके बाद ही जो ये थ्योरी दिया गया। नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि लार्जर नंबर व्हेन साउंड इन द रिदम। हाँ, इंसान ये हो सकता है कि लार्जर नंबर को जो है वो याद कर ले, बहुत ज्यादा नंबर को याद कर ले, अगर वो साउंड जो है एक रिदम में बज रहा हो। ठीक है, एक रिदम में जो है, एक सॉन्ग में जो है वो साउंड बज रही हो, तो हो सकता है इंसान 8 से ज्यादा साउंड को भी याद कर ले। परंतु अगर नॉर्मली जो है 8 बहुत सारे साउंड बजा दिया जाए, या कोई रिदम नहीं है, तो वो 8 साउंड को याद करने में सक्षम होता है, एक नॉर्मल एडल्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है ड्यूरेशन ऑफ अटेंशन, कि एक पर्सन जो है कितने लंबे समय तक किसी चीज को देख सकता है, यही होता है ड्यूरेशन ऑफ अटेंशन। तो द लेंथ ऑफ टाइम वन कैन फोकस इन ऑन ऑब्जेक्ट विदाउट इंटरप्शन, बिना इंटरप्शन के जो है एक इंसान कितने लंबे समय तक जो है एक चीज को देख सकता है, उसी को बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ अटेंशन। तो इसका जैसे कि एक सिंपल ऑब्जेक्ट है कि फोकस ऑन ए सिंपल ऑब्जेक्ट लाइक ए डॉट लास्ट अप टू ए सेकेंड बिफोर समथिंग एल्स टेक ओवर। अगर तुम जा रहे हो, तुम्हें एक रोड पे जो है एक जो है दीवार मिला, उस दीवार पे एक डॉट बना हुआ है, तो तुम कितने देर तक उस डॉट को देखोगे? मिनिमम से मिनिमम 1 सेकेंड तक। उसके बाद जब कोई दूसरा चीज तुम्हारे सामने आ जाएगा, कोई दूसरा थॉट आ जाएगा, तुम उसको भूल जाओगे, तुम उस पर ध्यान भी नहीं दोगे, 1 सेकेंड तक मुश्किल से तुम उसको देखोगे। हाँ, लेकिन डिपेंड करता है कि हमारा ड्यूरेशन ऑफ अटेंशन क्या होगा, उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं, लाइक नेचर ऑफ द मटेरियल। उस मटेरियल का जो है नेचर क्या है, जो तुम्हारे सामने कोई मटेरियल है उसका नेचर क्या है, उसके बाद जो है तुम हो सकता है उसको ज्यादा देर तक देखो। हो सकता है कोई खूबसूरत चीज हो, एक खूबसूरत कन्या हो, तो तुम उसको देर तक देखोगे, वाह बहुत सुंदर है। कोई एक अच्छा सा स्मार्टफोन रखा हुआ है, तुम उसको देर तक देखोगे, हाँ ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो अगर मटेरियल का नेचर जो है वो डिपेंड करवाता है कि हम कितने लंबे ड्यूरेशन तक उसको हम लोग अटेंशन देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का इंटरेस्ट क्या चीज पे है? अगर जिस चीज पे उसका इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा, उस चीज को वो ज्यादा देर तक देखेगा। ठीक है, वही सेम चीज, जरूरी नहीं हर बार हम लड़की को ही लें, हम इस बार लड़के को लेते हैं। ठीक है, तो लड़की जो है जिस लड़के को ज्यादा पसंद करेगी, उस लड़के को वो लगातार देखेगी, ज्यादा देर तक देखेगी। जैसे लड़का घूमेगा, तैसे वो नीचे झुका लेगी अपनी नजर को। ठीक है, फिर देखेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूरेशन जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है अदर कंडीशन, और भी अदर कंडीशन होते हैं जिसके वजह से जो है अटेंशन का ड्यूरेशन बढ़ता है। ठीक है, तो ये ड्यूरेशन ऑफ अटेंशन था, जिसको इस तीनों फैक्टर को याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारा होता है सस्टेन्ड अटेंशन। ठीक है, अगर हम अटेंशन दे रहे हैं किसी चीज को, तो वो कितना देर तक दे रहे हैं। ठीक है, हमारा माइंड जो है कितना देर तक जो उसको दे रहा है, उसी को कहते हैं सस्टेन्ड अटेंशन। लाइक
कंसंट्रेटिंग कंटिन्यूसली ऑन एन ऑब्जेक्ट, इवेंट और प्रॉब्लम। किसी चीज पे जो है लगातार देखते रहने को ही हम लोग बोलते हैं सस्टेन अटेंशन। एक ही चीज को लगातार देखे जा रहा है, ठीक है, कोई उसको इंटरप्ट नहीं कर रहा है। तो यहीं पे कह रहा है इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा सस्टेन अटेंशन का, कि अटेंशन रिमेन फोकस्ड एंड सिस्टमेटिक। जो अटेंशन है वो फोकस्ड रहेगा और सिस्टमेटिक रहेगा। नेक्स्ट है मिनिमम सीरियस डिस्ट्रैक्शन, और ऐसी अटेंशन में जो है बहुत कम डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। डिस्ट्रैक्शंस का मतलब होता है रुकावट। हम लोग किसी चीज पे अटेंशन दे रहे हो तो वहां पे कोई ऐसा स्टिमुलाई नहीं आना चाहिए जो उसको डिस्ट्रैक्ट कर दे हमारे अटेंशन को। ओके, तो यहाँ पे फैक्टर्स कौन कौन से होंगे जो हमारे अटेंशन को इन्फ्लुएंस करेंगे? तो बोथ, चाहे वो इंटरनल फैक्टर्स हो या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स हो, ये दोनों जो है हमारे फोकस को जो है हेल्प करते हैं मेंटेन करने में। ठीक है, इंटरनल में क्या हो जाएगा, हमारा सोच कैसा है, हम किस तरीके से जो है हमारा पर्सनालिटी है, हमारा जो है अलग अलग जितने भी चीज होते हैं जो इंटरनल फैक्टर्स में हम लोग पढ़े थे, वो सारे चीज जो यहाँ पे फैक्टर्स के रूप में काम करेंगे। हमारा अटेंशन कितना देर तक रहेगा। ओके, और वही जो है एक्सटर्नल में भी रहेगा कि हमारा स्टिमुलस किस तरीके का है, उसका नेचर किस तरीके से, उसका कैरेक्टर किस तरीके का है, हमारा इंटरेस्ट किस तरीके से उस पर है, उस तरीके से भी जो है हमारा अटेंशन जो है काम करता है। तो सस्टेन्ड अटेंशन का ये खासियत होता है कि जो है एक ही स्टिमुलस पे जो है हमारा अटेंशन बना रहे, उसी को बोलेंगे सस्टेन्ड अटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है शिफ्टिंग अटेंशन। शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस में जो है अपना अटेंशन को शिफ्ट कर देना। दैट्स कॉल्ड ए शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन। तो इसका फर्स्ट कह रहा है कि द मूवमेंट ऑफ अटेंशन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट और एस्पेक्ट टू अनदर। हमारा जो है अटेंशन का मूवमेंट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाना ही जो है वो शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन कहलाता है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कैन नॉट होल्ड अटेंशन विद द सेम इंटेंसिटी फॉर लॉन्ग। हम लोग किसी एक ऑब्जेक्ट को जो है लगातार एक ही इंटेंसिटी से नहीं देख सकते हैं। एक ही इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ, जिस फोकस से हम लोग शुरुआत किए थे उसको देखना, उसी फोकस से हम लोग लगातार उसको नहीं देख सकते हैं। दैट्स द नेचर ऑफ मैन। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग शिफ्टिंग अटेंशन का कैरेक्टरिस्टिक, कि एक ही ऑब्जेक्ट को, एक ही स्टिमुलस को हम लोग सेम इंटेंसिटी से लगातार नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट है अटेंशन कॉन्स्टेंटली शिफ्ट। अटेंशन जो है वो कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होते रहता है, एक ही जगह पे हमारा अटेंशन नहीं होता है। हमारा अटेंशन इससे जो है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाएगा, उससे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ओनली वन वॉलंटरी एक्ट कैन बी परफॉर्म्ड एट ए टाइम। हम जो है किसी एक एक्ट को ही जो है एक समय में कर सकते हैं, दो चीज को हम लोग एक साथ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पे आता है क्विक शिफ्टिंग बिटवीन डिफरेंट वॉलंटरी एक्ट इज पॉसिबल। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम लोग दो काम कर रहे हो और उसमें जो है क्विक शिफ्टिंग कर रहे हो, कभी ये कर रहे हो फिर तुरंत वहां पे गए, फिर ये कर रहे हो, फिर उसके बाद यहां कर रहे हो, फिर यहां पे यहां कर रहे हो। तो क्विक शिफ्टिंग हो सकता है, लेकिन एक ही समय में जो है हम लोग दो जगह पे जो है अपना अटेंशन नहीं देख सकते हैं। ओके, फिर यहां पे जो है नेक्स्ट आता है टॉपिक जो है डिवीजन ऑफ अटेंशन। अटेंशन का डिवीजन, लोगों को लगता है कि वो अपने अटेंशन को जो है डिवाइड कर सकते हैं, मींस एक ही समय जो है वो दो काम को जो है आधा अटेंशन इधर दे रहे हैं, आधा अटेंशन इधर दे रहे हैं, ऐसा करके वो किसी काम को कर सकते हैं, ऐसा लोगों को लगता है। तो अटेंडिंग टू टू और मोर टास्क सिमल्टेनियसली, उसी कहते हैं डिवीजन ऑफ अटेंशन। नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं साइकोलॉजिस्ट व्यू। तो एक साइकोलॉजिस्ट का व्यू क्या होता है हमारे डिवीजन ऑफ अटेंशन के बारे में, कि ट्रू डिवीजन ऑफ अटेंशन इज नॉट पॉसिबल। हमारा डिवीजन ऑफ अटेंशन जो है, जो ट्रू डिवीजन ऑफ अटेंशन जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ट्रू डिवीजन ऑफ अटेंशन इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है ये कभी भी, एक साइकोलॉजिस्ट का मानना है। वन कैन नॉट अटेंड टू टू थिंग्स सिमल्टेनियसली। कोई भी एक आदमी जो है दो काम को एक ही बार में नहीं कर सकता है, एक ही बार में दो जगह अटेंशन नहीं दे सकता है। ओके, नेक्स्ट है पॉसिबल रीजन फॉर अपरेंट डिवीजन ऑफ अटेंशन। हाँ, ऐसे कौन कौन से रीजन हो सकते हैं जो हमें वास्तविक लगते हैं ये डिवीजन ऑफ अटेंशन है, मीन्स होते तो नहीं है बट लगते हैं कि हाँ ये डिवीजन ऑफ अटेंशन है। लाइक नो अटेंशन रिक्वायर्ड। ठीक है, पहला है
कि वन ऑफ द टास्क रिक्वायर नो अटेंशन। कुछ ऐसे काम कर रहे हो जैसे कि तुम चल रहे हो और बात कर रहे हो, ठीक है, यू आर वॉकिंग एंड टॉकिंग विथ योर फ्रेंड। तो तुमको ऐसा लग रहा है कि मेरा ध्यान जो है वो चलने पर भी है और दूसरा ध्यान जो है हमारे बातें करने पर भी है। पर ऐसा नहीं होता है कि चलना एक हैबिट होता है, तुम्हारा चलना जो है उस पर ध्यान नहीं रहता, तुम्हारा सारा ध्यान जो है बातें करने पे रहता है, ठीक है। लेकिन लोगों को लगेगा कि ये डिवीजन ऑफ अटेंशन है, हम लोग दो काम जो एक साथ कर रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं है। फिर है रैपिड शिफ्टिंग, ठीक है। रैपिड शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है कि अटेंशन शिफ्ट क्विकली फ्रॉम वन टास्क टू अनदर। हम लोग दो काम कर रहे हैं और दोनों को जो है कभी इसको कर रहे हैं, फिर इसको कर रहे हैं, फिर इसको कर रहे हैं, फिर इसको कर रहे हैं, लगातार हमारा अटेंशन शिफ्ट हो रहा है क्विक एंड फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड में। लेकिन हमको लग रहा है कि हम लोग दोनों को जो है एक साथ कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। हम लोग जो अपना अटेंशन को शिफ्ट कर रहे होते हैं, वो भी क्विकली। तो इसी को बोलते हैं हम लोग डिवीजन ऑफ अटेंशन। यहां तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके। फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जो है अल्टरनेशन इन अटेंशन। अल्टरनेशन इन अटेंशन, इसका मतलब क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन मींस होता है रुकावट। जो हम लोग अटेंशन है, जो हम लोग फोकस कर रहे हैं, उस फोकस में कोई और स्टिमुलाई आएगा और वहां पे हमको क्या करेगा? टांग अड़ा देगा, उसको रोक देगा, हमारे फोकस को डिस्टर्ब कर देगा। उसी को बोलते हैं अल्टरनेशन इन अटेंशन। तो इसका जो है हम लोग कुछ इंट्रो देख लेते हैं कि डिस्ट्रैक्शन मींस एनी स्टिमुलस, मींस कोई और स्टिमुलस whose presence interfere with the process of attention। उसका प्रेजेंस जो है हमारे अटेंशन को जो है डिस्टर्ब कर देता है, इंटरफेयर कर देता है। और ड्रॉ अवे अटेंशन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विच वी विश टू अटेंड, और हमारा अटेंशन जो है दूसरे तरफ खींच लेता है, जबकि वहां पे हमारा अटेंशन नहीं चाहिए होता है। जिस जगह पे हमको अटेंशन चाहिए होता है वहां से खींच के जो है दूसरे जगह पर डाल देता है। उसी को बोलते हैं अल्टरनेशन इन अटेंशन। समझ में आया? दिस अल्टरनेशन इन अटेंशन रिड्यूस द इफिशियंसी ऑफ वर्क। ये अल्टरनेशन ऑफ अटेंशन की वजह से क्या होता है कि हम लोग जिस काम पे फोकस कर रहे हैं, जिस काम को करना चाह रहे हैं, वहां के इफिशियंसी को घटा देता है। अंडरस्टैंड? तो यहां पर जो है एक लाइन है जिसका मतलब है कि वेरी बेस्ड ऑन इंडिविजुअल मेंटल सेटअप एंड पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक। ये अलग अलग लोगों पे भी डिपेंड करता है कि उसका मेंटल सेटअप कैसा है, उसका पर्सनालिटी कैसा है। अगर किसी लोगों को पूरा तरीके से जो है वो मेंटल सेटअप बना के रखा है कि हमको ये काम को करना ही है तो करना है किसी भी तरीके से, चाहे कुछ हो जाए, तो कितने भी तरह के डिस्ट्रैक्शन आएंगे उसको प्रभावित नहीं कर सकते, वो अपना काम पूरा करके ही जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि तुरंत डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। नेक्स्ट है पर्सनालिटी। तो लोगों के पर्सनालिटी पे भी डिपेंड करता है वो तुरंत डिस्ट्रैक्ट होंगे या फिर नहीं होंगे। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स है जिस फैक्टर के वजह से जो है हमें डिस्ट्रैक्शन होता है। जिसमें पहला है नॉइज। नॉइज में क्या होगा? हल्ला गुल्ला हो रहा है, बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है, तो हम लोग किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाएंगे, हमारा ध्यान बार बार जो है उस नॉइज की तरफ जाएगा। नेक्स्ट है म्यूजिक। अगर समझ लो कि तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे सामने के कोई म्यूजिक चला दे, तो क्या होगा? तुम्हारा ध्यान म्यूजिक पे जाएगा या पढ़ाई पे जाएगा? म्यूजिक पे चला जाएगा। और उसमें भी तुम्हारा फेवरेट म्यूजिक रहा तब तो भाई जाएगा ही जाएगा, ठीक है। इम्प्रॉपर लाइटनिंग। अगर सही से लाइटनिंग नहीं है तो भी तुम्हारा ध्यान सही से नहीं रहेगा। तुम पढ़ने बैठे हो, लाइट जो है भक भुक कर रहा है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है अनकंफर्टेबल सीट। अगर तुम सही से बैठे भी नहीं हो तभी तुम्हारा अटेंशन सही से पढ़ाई पे नहीं रहेगा, सही से कोई काम पे नहीं रहेगा, तुम हमेशा बैठने की कोशिश करते रहोगे। अनफेवरेबल टेम्परेचर। अगर उस रूम का टेम्परेचर ज्यादा है, जहां रह रहे हो वहां टेम्परेचर ज्यादा है, तो फोकस नहीं कर पाओगे। इनएडिक्वेट वेंटिलेशन। सही से हवा नहीं आ रहा है तो भी तुमको दिक्कत होगा। डिफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। कोई टीचर है वो तुमको सही से पढ़ा ही नहीं रहा है तो तुम्हारा ध्यान उस टीचर पे जाएगा ही नहीं। तुम्हारा ध्यान कहां रहेगा? वो विंडो के नीचे जो लड़की गुजर रही है वहां पे उसका ध्यान रहेगा। वाओ, दिस गर्ल्स इज गोइंग टू द मार्केट। सुंदर लड़की है। तुम्हारा ध्यान जो लड़की पे रहेगा क्योंकि टीचर सही से पढ़ा नहीं रहा है। समझ रहे हो? सारा दोष टीचर पे ही देना है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। नेक्स्ट है डिफेक्टिव वॉइस ऑफ द टीचर। हो सकता है कि जो टीचर पढ़ा रहे हो उसका साउंड जो है सही से नहीं आ रहा है, उसका वॉइस सही से नहीं आ रहा है, तो वहां पर जो ये एक्सटर्नल फैक्टर रहेगा कि तुम्हारा अटेंशन उसके वॉइस पर नहीं जाएगा, तुम्हारा अटेंशन जो है टीचर पे नहीं रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर्स होता है
इंटरनल फैक्टर्स में जैसे आ जाएगा इमोशनल डिस्टर्बेंस। अब मान लेते हैं कि तुम्हारे घर में किसी का डेथ हो गया है, तो तुम्हारा इमोशनल डिस्टर्बेंस पूरे तरीके से हुआ रहेगा, तुम किसी चीज में कंसंट्रेशन नहीं कर पाओगे। या फिर जो है तुम्हारा हेल्थ खराब है, तुम्हें हेल्थ प्रॉब्लम है, तो भी वहां पे अटेंशन नहीं बन पाएगा। तो ये सारे जो है इंटरनल फैक्टर हैं, लेक ऑफ मोटिवेशन, फेटिक, थकावट, ये सब के कारण जो है हमारा अटेंशन नहीं बन पाता है। तो ये सारे हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं और इंटरनल फैक्टर्स हैं, जिसके वजह से जो है हमें डिस्ट्रैक्शन होती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं, जो कि लास्ट जो है स्लाइड है हमारा पीपीटी का, वो है टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन कितने तरह के होते हैं? सिंपल सा बात याद रखना है कि दो तरह के होंगे, वन होंगे कंटिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन और सेकेंड होंगे डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन। कंटिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन का नेचर होता है कि लगातार आता है, कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन है जो लगातार आते जा रहा है, डिस्टर्ब करते जा रहा है, दैट्स ए कंटिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन। उसके बाद इसका एग्जांपल होगा कि साउंड ऑफ ए कंटिन्यूअसली प्लेइंग रेडियो। तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे सामने कोई रेडियो चला रहा है, लगातार तुमको डिस्टर्ब कर रहा है, हमेशा गाना चेंज हो रहा है भाई, हमेशा डायलॉग चेंज हो रहा है, तुम्हारा ध्यान बार बार उस रेडियो पे जाएगा, तो दैट्स ए कंटिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन। मार्केट नॉइज, तुम मार्केट के बगल में हो, मार्केट से लगातार आवाज आ रही है, तो वहां से भी तुम्हारा लगातार डिस्ट्रैक्शन होगा। तो एडजस्टमेंट, कंटिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन में क्या होता है कि वहां पे जो क्विक एडजस्टमेंट इज पॉसिबल, तुरंत तुम जो है अपना ध्यान हटा करके जो है एडजस्ट कर लोगे, तो यहाँ पे क्विक एडजस्टमेंट जो है पॉसिबल होता है। डिसकंटिन्यूअस में क्या होता है कि इरेगुलर होता है, कि हाँ जो क्या होगा कि तुम पढ़ रहे हो, अचानक से कोई आएगा और तुमको डिस्टर्ब करके चला जाएगा, हो सकता है थोड़ा देर तक नहीं आए, फिर बाद में आएगा, फिर डिस्टर्ब करेगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग इरेगुलर डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हुआ? स्पोरेडिक वॉइस, कुछ ऐसी वॉइस है जो तुमको पता नहीं है, ठीक है, अचानक से कोई अजीब तरह का वॉइस जो है वो आना शुरू हो गया, या फिर जो है कोई जान पहचान का लोग है, वो नीचे जो है कोई पिताजी से बात कर रहे हैं, तुम ऊपर पढ़ रहे हो, अचानक से उसका आवाज आया और तुम दौड़ के वहां पे चले गए, या फिर तुम्हारा ध्यान वहां पे चला गया कि कौन आ गया भाई घर पे। तो ये सारे वॉइस जो होते हैं वो भी हमें डिस्ट्रैक्शन का काम करते हैं। इंटरफेरेंस क्या होगा कि डिफिकल्ट टू एडजस्ट, तुम अपने पढ़ाई पे, तुम अपने काम पे जो फोकस नहीं कर पाओगे, सही तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाओगे, दस इंटरफेरेंस विथ वर्क, और तुम्हारा वर्क जो है वो सही तरीके से नहीं चलेगा। तो यहां तक जो है हम लोगों ने पूरी तरीके से जो है कोग्निटिव प्रोसेस के इंट्रोडक्शन को देखा, अटेंशन को देखा, अटेंशन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, कौन कौन से इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स होते हैं, और फिर डिस्ट्रैक्शन क्या क्या होते हैं, वो सारे चीज को हम लोगों ने सही तरीके से पढ़ा और जाना। अब तुम्हारा काम क्या क्या है कि तुम कितने समझे और कितने नहीं समझे। अगर नहीं समझे तो फिर से इस वीडियो को एक बार देखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर समझ गए हो तो नीचे कमेंट करो, तुमको जो मन है कमेंट करने का, और जो क्वेश्चन है तुम्हारा वो भी नीचे कमेंट करो, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो वैसे दोस्तों को जिसको इसका जरूरत है, जो कॉलेज में पढ़ते हो पर उसको समझ नहीं आता हो, उसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू। ओके।